समूला है, हैं? समूला तो ये वो वर्मा सर की फाइल चाहिए थी। वर्मा सर तो है ना पीछे, उनकी फाइल चाहिए। देखिए, ये एक कानून पारित हुआ है, ये वक्फ संशोधन अधिनियम 2025, ठीक है ना? ये स्टार्ट है, स्टार्ट है इसमें वक्फ संशोधन अधिनियम 2025। इसमें क्या है कि उद्देश्य और संशोधन में देख लीजिए तो मूल वक्फ अधिनियम 1995, जिससे पहले 1954 में क्या किया गया था, पारित किया गया था। अगर पूछा जाए वक्फ अधिनियम जो है वो कब का है, तो मतलब पारित किया गया था 1954 में, ठीक है ना? लेकिन ये मूल वक्फ अधिनियम बना था कब, आपका 95 में, ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, इसमें क्या है कि इसमें कुछ चीज़ें जो है प्रावधान किए गए हैं, उनको आप लोगों को देखना है। पहले क्या कि इनमें से जैसे आप लोगों को अगर एग्जाम में देगा तो 2-3 पॉइंट्स आपको एनालिसिस करने को दे देगा कि कौन निम्नलिखित में से सही है, ठीक है ना? अधिनियम से भी रिलेट कर सकता है कि ये मूल अधिनियम कब का है, 95 का है, एक पॉइंट तो ये बन जाता है। दूसरा, अगर इसमें आए तो इसके लिए बात है कि ट्रस्टों को वक्फ से अलग करना, ठीक है ना? किसी भी कानून के तहत मुस्लिम द्वारा बनाए गए ट्रस्टों को अब वक्फ नहीं माना जाएगा। जैसे उन्होंने ट्रस्ट घोषित कर रखे थे, उन्हीं के अधीन वक्फ जो भी थे वो क्या होते थे, काम करते थे, ठीक? लेकिन ऐसा नहीं अब रहेगा। दूसरा क्या है, वक्फ समर्पण के लिए पात्रता क्या है, केवल प्रैक्टिसिंग मुसलमान कम से कम 5 वर्षों से ही अपनी संपत्ति वक्फ को समर्पित कर सकेंगे, ठीक है ना? क्लियर? इनके अलावा आ जाइए वक्फ न्यायाधिकरण, इसमें 3 सदस्य, जैसे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो इन्होंने ट्रिब्यूनल बनाया है, न्यायाधिकरण बनाया है, ठीक है ना? उसमें क्या होने चाहिए, 3 सदस्य एक जिला में, ठीक है ना? 3 सदस्य, एक जिला न्यायाधीश, एक राज्य सरकार अधिकारी, ठीक? संयुक्त सचिव स्तर पर एक राज्य सरकार का अधिकारी होना चाहिए, किस स्तर पर, संयुक्त सचिव, ठीक है ना? क्लियर? यानी आपका ज्वाइंट सेक्रेटरी, ठीक? और मुस्लिम कानून और न्याय शास्त्र का एक विशेषज्ञ होना चाहिए, ठीक? उच्च न्यायालय में अपील कितने दिनों के भीतर होनी चाहिए, 90। अगर कोई भी ट्रिब्यूनल होता है वो एपलेट ट्रिब्यूनल ही हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना? तो जो भी, जैसे अभी उसमें भी जीएसटी में भी एपलेट ट्रिब्यूनल बनाने की बात कही गई है, इसी तरह सब में अब एपलेट ट्रिब्यूनल है। कोई भी विवाद हो आप उसी में सुलझा दीजिए, ठीक है ना? और जो भी चीज़ें हैं वो कितने दिनों के भीतर होनी चाहिए, 90 दिनों के भीतर होनी चाहिए। फिर दिया हुआ है सरकारी भूमि वक्फ विभाग, कलेक्टर के पद से ऊपर का अधिकारी वक्फ के रूप में दावा की गई सरकारी संपत्तियों की क्या करेगा, जांच करेगा। मतलब एक कहने का मतलब ये है कि सीनियर आईएएस ऑफिसर, कलेक्टर के ऊपर क्या हुए भाई, सीनियर आईएएस ऑफिसर। अगर सेक्रेटरी में भी देख रहे हैं तो हम लोग ले जा रहे हैं कहाँ, ज्वाइंट सेक्रेटरी पे, ठीक है ना? क्लियर? वक्फ बोर्ड आ जाइए। वक्फ बोर्ड में क्या है, चीजें, सदस्यों की संख्या जो वो कर दी गई है इसमें कि वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्य होने चाहिए। अभी तक क्या था कि भाई पूरी तरह से उसमें क्या था, मुस्लिम ही थे, लेकिन अब की क्या कर दिया गया है, गैर मुस्लिम सदस्य को भी शामिल होगा। दूसरा क्या है कि मुस्लिम सदस्यों में कम से कम 2 महिलाएं होनी चाहिए, ठीक है ना? क्लियर? जैसा कि आप लोगों ने वो जम्मू कश्मीर वाला संविधान पढ़ा था, उसमें भी क्या था, 2 महिलाएं थी, ठीक है ना? मतलब क्या कि अक्सर देखा गया है कि महिलाओं के साथ भेदभाव होना, ठीक है ना? तो महिलाओं की सक्रियता, ठीक है ना, इन चीज़ों में महिलाओं के लिए भी शासन क्या रहे, उत्तरदायी रहे, ठीक है ना? तो इस वजह से उनके मतलब सदस्यता सुनिश्चित करने के लिए कितना, कम से कम 2 महिलाएं वक्फ कमेटी में, बोर्ड में रखी जाएगी। ये चीज़ें ओवरऑल हैं।
तो इसमें आप लोगों को मेनली आपको जानना है क्या अधिनियम, मूल अधिनियम कब का होना, कब का था, 95 का। दूसरा क्या कि हम लोग अगर कोई न्यायाधिकरण है, ये न्यायाधिकरण कितना, 3 सदस्य, ठीक, और अपील कितने दिनों के भीतर करेंगे, 90 दिन के भीतर, और महिलाओं की संख्या बोर्ड में कम से कम 2 होनी चाहिए ही चाहिए। ये चीज इंपॉर्टेंट है, बस इसको देख लीजिएगा। आगे जो है नदी डॉल्फिन रिपोर्ट गणना है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई नदी डॉल्फिन पे पूछा जाता है, ठीक है ना, नदी डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन, ठीक। यहाँ आइए 3 मार्च 2025 को विश्व वन्य जीव दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने पहली राष्ट्रीय नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट जारी की। ये अभी तक की कैवी गणना है, पहली गणना है, ठीक है ना, पहली गणना है, ये ध्यान में रखिएगा क्योंकि प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया है, ठीक है ना। किस अवसर पर, विश्व वन्य जीव दिवस कब है, 3 मार्च को, ठीक है ना, क्लियर। तो ये दिवस भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, रिपोर्ट भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है ना, पहली रिपोर्ट थी ये। दूसरा क्या इसमें दिया हुआ है कि सर्वेक्षण से संबंधित प्रमुख तथ्य, 8 राज्यों की 28 नदियों में अध्ययन किया गया है, ठीक है ना, 8 राज्यों की 28 नदियों में किया गया है। जैसे गंगा नदी और सहायक नदी, गंगा में कौन, भाई गंगा की सहायक नदियां हैं कई सारी, और इनमें आ जाइए चंबल, यमुना और राप्ती आदि कई नदियां हैं, उसमें टोटल की गई हैं 28 नदियों में। अब इसमें क्या है कि ये 7109 किलोमीटर की का सक्रिय सर्वेक्षण है। सर्वेक्षण उपकरण जो रहा ध्वनिक हाइड्रोफोन, ये पानी के नीचे माइक्रोफोन का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना, जिससे कि वो कंपन से क्या होती हैं, मतलब आसपास उसके क्या होने लगती हैं, आने लगती हैं, ठीक है ना, उस कंपन से, ठीक। तो फाइनली उससे पता चल जाता है एक्चुअल में कि डॉल्फिन है कि नहीं है, ठीक है ना। आगे आइए, रिपोर्ट का प्रमुख निष्कर्ष अगर देख लिया जाए तो 6327 डॉल्फिन्स हैं, ये गंगा डॉल्फिन है, और 6324, ठीक है ना, क्लियर। अच्छा, ओवरऑल संख्या है, वही तो मैं कह रहा हूं, यहाँ गंगा डॉल्फिन और सिंधु डॉल्फिन, ठीक है ना, सिंधु डॉल्फिन की संख्या कितनी है, 3 है, ठीक है ना, 3 है, और ओवरऑल टोटल की संख्या देख ली जाए तो कितना है, 6327। ये संख्या याद रखिएगा, ये संख्या याद रखिएगा, हर हाल में याद रखिएगा। आपसे ये पूछा जा सकता है, भाई 3 तो आप याद कर लोगे हर हाल में, ठीक है ना, कि और टोटल याद कर लो, गंगा डॉल्फिन तो आपको पता ही चल जाएंगी कि 3 लेस कर देना है, ठीक है ना। राज्यवार डॉल्फिन की संख्या अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, और राज्यवार आपके उत्तर प्रदेश में भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि रिपोर्ट प्रधानमंत्री द्वारा जारी की गई है, ठीक है ना, और उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, सर्वाधिक है। कितना है संख्या इसका, 2397, 2397 इसकी संख्या मानी गई है, ठीक। तो ओवरऑल सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, फिर बिहार और पंजाब, ठीक है ना, क्लियर। क्रम भी याद रखिएगा, क्रम भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना, क्रम भी पूछ लिए जाते हैं कि भाई किसमें कितना है, किसमें कितना है, ठीक। तो उत्तर प्रदेश, बिहार और फिर उसके बाद, ठीक। अच्छा, डॉल्फिन अभ्यारण्य भी बनाया गया है, जैसे कहाँ, भागलपुर बिहार में, ठीक है ना, क्लियर, मतलब एक संस्थान टाइप का बना दिया गया है, अभ्यारण्य टाइप का, ठीक। वो किसके, कहाँ, भागलपुर बिहार में, ठीक है ना, क्लियर। तो वहाँ भी ज़्यादा देखिए, बिहार और उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है ना, क्लियर। तो बेसिकली इन्हीं 2 जगह पे सबसे ज़्यादा है, ठीक, और पंजाब में 3 न्यूनतम। हालांकि पंजाब रीजन आपका जो आता होगा वो सिंध नदी से टच करके आता होगा, क्योंकि वहाँ सतलज उतलज है, वो सिंध की ही एसेसरी आती है, ठीक है ना, तो इस वजह से वहाँ कौन सी डॉल्फिन्स होगी, सिंध होगी, ठीक है ना, तो डिफाइन ही कर रहा है उस हिसाब से, ठीक। चलिए आगे आ जाते हैं। आगे दिया हुआ है गंगा नदी में डॉल्फिन्स का वितरण देख लीजिए, मुख्य धारा में इतना, हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, सहायक नदियों में इतना, ठीक, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में इतना, व्यास नदी में इतना। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि आपको टोटल संख्या याद रखनी है,
गंगा सिंधु का आप याद कर सकते हैं, और उत्तर प्रदेश प्लस क्रम याद रख लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, बिहार फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारा पंजाब। ठीक है ना, क्लियर? ये इतना बस याद आप रखें, इससे ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना। उसके बाद आ जाते हैं, ये है समुद्रयान यानी मत्स्य 6000। जैसे क्या था कि समुद्र की तल में नीचे, ठीक है ना, अगर हम समुद्र में जैसे जैसे नीचे जाएं तो पाया क्या जाता है कि समुद्र के नीचे अंदर तली पे जो है गहराई पे बहुमूल्य खनिज, रत्न, इस तरह की चीजें मिलती हैं। ठीक है ना। तो ये शोध के लिए, ठीक है ना, कई शोध भी हैं जिन्हें करना उचित रहता है। तो इसके लिए सरकार ने एक योजना बनाई, क्या, मत्स्य 6000। ठीक है ना। ये 6000 क्या है? 6000 क्या मतलब, आपको 6000 मीटर नीचे जाना है। ठीक है ना, 6000 मीटर नीचे जाना है, मतलब क्या, 6 किलोमीटर के। ठीक है ना, क्लियर? तो यहाँ वही है, और ये समुद्रयान के तहत है। ठीक है ना, क्लियर? मत्स्य 6000 भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित मानव युक्त, ठीक है ना, गहरे समुद्र में जाने वाली पनडुब्बी है। ठीक, कौन? मत्स्य 6000, ये पनडुब्बी का नाम है, और जिस योजना के तहत जा रहे हैं वो क्या है? समुद्रयान। ठीक है ना, क्लियर? अब यहाँ आपको ये समझना है, क्या इस उससे एक मत्स्य 6000 एक पनडुब्बी मानव युक्त है, ये ध्यान में रखिएगा। ड्रोन ना समझ लीजिएगा कि ड्रोन की तरह, मतलब, ठीक, यह भारत की महत्वाकांक्षी डीप सी मिशन यानी समुद्रयान परियोजना का प्रमुख उपकरण है। ठीक है ना। तो यहाँ आपका जो परियोजना है वो क्या है? डीप सी मिशन या समुद्रयान परियोजना। ठीक है ना। इसका प्रमुख उपकरण है जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक रूप से समुद्र में अन्वेषण, ठीक है ना, गहरे समुद्र में अन्वेषण का लक्ष्य तक पहुंचना है। वर्तमान स्थिति भारतीय नौसेना के कमांडर जतिंदर पाल सिंह ने 6 अगस्त 25 को 5002 मीटर की गहराई तक गोता लगाया था। ठीक है ना। ये बाद की न्यूज है फिलहाल में। ठीक है ना। जैसे ये अगर देखा जाए तो ये इसके 3-4 महीने पहले आया था उस हिसाब से, और उसके बाद जो है ये इन्होंने जतिंदर सिंह पाल ने, ठीक है ना, मतलब प्रयास किया कि कहां तक गए ये 5002, मतलब 6000 तक नहीं जा पाए, लेकिन कितना इन्होंने अचीव किया, 5002 मीटर तक ये गहराई तक गोता लगाए थे। फिर यहाँ क्या है कि मत्स्य 6000 को विशेष रूप से गहरे समुद्र के उच्च दबाव, हाई प्रेशर और ठंडे वातावरण का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस पनडुब्बी को जो है, मतलब उस एटमॉस्फेयर में अडॉप्ट कर ले, ऐसा क्या किया गया है? अडेप्टेड किया गया है, बनाया गया है, डिजाइन किया गया है। ठीक है ना, क्लियर? तो ओवरऑल आपको क्या जानना है? आपको 6000 मीटर नाम ही है, यानी 6 किलोमीटर। ठीक, जतिंदर सिंह पाल का, और क्या एम है? एम क्या है? मेनली अन्वेषण के लिए। ठीक है ना। इसलिए हम लोग कोई भी रिसर्च करने के लिए नीचे क्या चीजें हैं उसका पता लगाने के लिए, ये सब। ठीक, अब यहाँ क्या है कि चालक दल 3 लोग थे, एक पायलट और 2 वैज्ञानिक। ठीक है ना, क्लियर? अब इसमें आ जाइए, जीवन रक्षक क्षमता, ये सब ऐसे ही है, दुनियादारी। ठीक, आगे आइए, इसमें मेन चीज ये है, मत्स्य 6000 मुख्य तथ्य, किस परियोजना के तहत? या तो डीप सी मोशन, ठीक है ना, या आपका क्या, समुद्रयान परियोजना। मंत्रालय हमारा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। आजकल मंत्रालय बड़ा ज्यादा पूछा जा रहा है। ठीक है ना। अभी आप लोगों से एक पीसीएस में सवाल आया था कि वो भूजल से रिलेटेड करके, ठीक है ना, उसमें मंत्रालय ही पूछ दिया था कि भाई मंत्रालय, और वही मंत्रालय भी था। ठीक है ना। अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो पर्यावरण लगा देते हैं जब इस तरह के रहते हैं, लेकिन था क्या, भूजल से रिलेटेड था, तो वो भूजल मंत्रालय ही था, विभाग ही था उसका। ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे सवाल भी आ जाते हैं। ठीक, तो नोडल मंत्रालय इसका क्या है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। उसके बाद यहाँ विकासकर्ता संस्था जो है वो हमारा कौन है? नियॉट है, यानी राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियानिक टेक्नोलॉजी। ठीक है ना,
क्लियर? ये चेन्नई में है, ये ध्यान में रखिएगा, ये अलग से भी पूछा गया प्रश्न है, ठीक है ना? खासकर आरओ यारो में आप देखिएगा उठा करके, तो अनुसंधान केंद्र, ठीक है ना, किसी भी संबंध में पूछे जरूर जाते हैं। जैसे उसका पेपर सेट ही अजीब सा बनता है इस तरह से है कि उसमें थोड़ा सा जीके पोर्शन भी डालते हैं। आप देखोगे हर पेपर उठा करके देख लो, हर पेपर में एक डांस जरूर पूछ लेगा, ठीक है ना, एक डांस जरूर पूछ लेगा, ठीक है ना। जैसे एसएससी में नहीं पूछता है कि कहीं का लोक नृत्य पूछ लिया या समथिंग इस तरह से पूछा, तो उसमें पूछ ही लेता है। फिर इनके अलावा एक संस्थान जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है ना, प्लस 4-5 एग्रीकल्चर के, 4-5 नहीं तो 3 एग्रीकल्चर के प्रश्न जरूर रहते हैं, ठीक है ना। उन एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस में एक मिट्टी का प्रश्न जरूर रहेगा, ठीक है ना। तो मतलब आप हर साल के पेपर उठा करके देखो तो वही पैटर्न फॉलो करते हैं। बस पैटर्न को हमको क्या समझने की आवश्यकता है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह के प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। तो प्रीलिम्स बिल्कुल आसान है निकालना, ठीक। आगे आइए, उद्देश्य इसका क्या है? हमने वही बताया था कि खनिज जो है अंदर, अगर समुद्र के नीचे तली पे, तो हम लोग पता लगा सकते हैं, जैसे समुद्री खनिज संसाधन, जैसे पॉलीमेटालिक मैग्नीज नोड्यूल्स, आपका ये नोड्यूल्स होना चाहिए था, नोड्यूल्स नहीं, ठीक है ना, कोबाल्ट क्रस्ट, ठीक है ना, का पता लगाने और गहरे समुद्र की जैव विविधता का अध्ययन करने के लिए 3 व्यक्तियों को 6000 मीटर की गहराई तक ले जाना, ठीक है ना। मतलब इसकी कैपेसिटी जो है मत्स्य 6000 की, कि ये एक साथ एक बार में 3 लोगों को ले जा सकता है। कितने लोगों को? 3 लोगों को ले जा सकता है, ठीक है ना, क्लियर। तो ये खनिजों का पता लगाने के लिए यही ओवरऑल उद्देश्य है। तो मेनली आपको ये पॉइंट्स याद रखते हैं, मत्स्य 6000 और वो उधर जतिंदर सिंह पाल, मतलब हु इज द फर्स्ट पर्सन? जतिंदर सिंह पाल, ठीक है ना, जतिंदर सिंह पाल है। और फिर इधर मत्स्य समुद्रयान परियोजना या डीप ओशन मिशन या डीप सी मिशन, फिर नोडल मंत्रालय हमारा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, विकास करता नियॉट है चेन्नई का, और उद्देश्य आप लोग जान ही रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर। इसके बाद प्रोजेक्ट वाटर वर्थ, ठीक है ना, इंडिया फेज। वाटर वर्थ प्रोजेक्ट क्या है ये जानिए। ये भारत चरण के लिए लैंडिंग साइट के रूप में मुंबई और विशाखापट्टनम का क्या किया गया है? चयन। पहले आप समझ लीजिए वाटर वर्थ है क्या, परिचय जान लीजिए, है क्या कि मेटा प्लेटफॉर्म्स की एक सब सी केबल पहल, ठीक है ना, सब सी केबल पहल, मतलब सी के अंदर केबल लगाना, ठीक है ना, क्लियर। वैश्विक कनेक्टिविटी में सुधार के लिए समुद्र के नीचे केबल अवसंरचना को क्या करना? बढ़ाना। जैसे आप लोग क्या करते हो, मतलब ऑन द फ्लोर आप हर चीज करते हो, यानी पृथ्वी पे कर रहे हो, ठीक है ना, पृथ्वी के ऊपर जो भी केबल्स बिछा रहे हो या समथिंग इस तरीके से कर रहे हो, या पोल्स के जरिए आप लेते जा रहे हो, ठीक है ना। लेकिन यहाँ क्या है कि समुद्र के भीतर से केबल हम ले जाएंगे, बड़ी बड़ी पाइप डाल के उनके भीतर से क्या कर रहे हैं, सुरक्षित तरीके से हम लोग केबल्स से कनेक्टिविटी को जोड़ रहे हैं। किसको जोड़ रहे हैं? कनेक्टिविटी को जोड़ रहे हैं। तो यही आपका मतलब प्रोजेक्ट वाटर वर्थ है, ठीक है ना। वाटर वर्थ क्या है अब जान लीजिए। इसमें अब की भारत चरण में है। भारत चरण का मतलब क्या? इंडिया के आसपास जो भी सी लेवल है, सी आसपास है, उनमें लैंडिंग साइट के रूप में मुंबई और विशाखापट्टनम का क्या किया गया है? चयन किया गया है। भाई मुंबई भी आप अगर देख लो तो मुंबई आपका पश्चिम में है, ठीक है ना, पश्चिम में है। और सबसे बड़ी चीज है मुंबई का कि मुंबई डीप है, गहरा है। और अगर इधर आप चले जाओ तो आपका पेपर एक उठा के देख लो, पीसीएस 2017 का पेपर देखना, एक पेपर आया है, क्वेश्चन आया है, उसमें ये आया है कि कौन सा बंदरगाह है भारत का जो सबसे गहरा है। आंसर होता है विशाखापट्टनम, लेकिन विशाखापट्टनम आंसर में नहीं था। आंसर में क्या था? पारादीप। भाई विशाखापट्टनम आंध्र है, आगे आप जाओगे उड़ीसा आ गया, पारादीप है। तो पारादीप को उन्होंने आंसर माना था क्योंकि विशाखापट्टनम था नहीं। लेकिन सबसे गहरा माना जाए तो सबसे गहरा कौन है? हमारा विशाखापट्टनम है। केबल कभी भी बिछाने के लिए हमको गहराई चाहिए। हमको क्या चाहिए? गहराई चाहिए। और जहाँ मतलब छिछला स्तर नहीं होना चाहिए, हमेशा क्या है? गहराई चाहिए। तो मुंबई पे आपका है और यहाँ विशाखापट्टनम में,
ठीक है ना, विशाखापट्टनम में गहराई है। तो इस वजह से इन दोनों पॉइंट्स को क्या किया गया है, चुना गया है। तो आपको ये प्रश्न पूछेगा इसमें कि प्रोजेक्ट वाटर वर्थ है क्या, तो आप कहोगे समुद्र में वाटर, ये केबल कनेक्शन या कनेक्टिविटी बढ़ाने के उद्देश्य से, पहला प्रश्न बना। दूसरा ये पूछेगा कि व्हाट आर द सेंटर्स कौन कौन से हैं, ठीक है ना। तो आप कहोगे कि पश्चिमी तट पर हमारा कौन, मुंबई, और पूर्वी तट पर हमारा कौन, विशाखापट्टनम। इसको हम लोगों ने बनाया है और कारण यही है क्या, गहराई वाला, ठीक है ना। अच्छा, क्वेश्चन आता है आप लोगों के ज्योग्राफी में, एक क्वेश्चन आता है कि पूर्वी तट के बजाय पश्चिमी तट, ठीक है ना, पे प्राकृतिक बंदरगाह क्यों पाए जाते हैं। मेंस में प्रश्न आता है, वैसे ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, कारण दे दिया। तो पूर्वी तट मतलब पश्चिमी तट पे प्राकृतिक बंदरगाह क्यों पाए जाते हैं, कौन कारण है बताइए। नदियों का अभाव है, हिमालय से आई है। नदियाँ हिमालय से आई हैं? नहीं सर, हिमालय से जो नदियाँ हैं वो ज़्यादातर इधर किधर आई है? पूर्वी तट पे ज़्यादातर है, तो मलबा ज़्यादा जमा होता है, एस्चुरी का निर्माण होता है, और यहाँ पर प्राकृतिक एस्चुरी का भी निर्माण होता है। इधर डेल्टा ज़्यादा पाया जाता है, इधर प्राकृतिक एस्चुरी। नहीं तो वो तो एस्चुरी और डेल्टा वो आप अलग कह लिए, एस्चुरी भी तो एक डेल्टा ही है। और सर इधर पठार भी था, तो कठोर चट्टान है, तो प्राकृतिक बंदरगाह बनेगा, तो उसके लिए कारण है, मैं बता रहा हूँ। जैसे आप देखिए, ये अगर आप देखोगे एक्चुअल में तो होता ये है कि जहाज सर वहाँ पे रुक नहीं पाएंगे ना, अगर मलबा ज़्यादा जमा होगा तो। कारण जानिए, जैसे ये आपका क्या है, ये आपका गहराई के पश्चिमी घाट है, ये आपका क्या है, पूर्वी घाट है, ठीक है ना। ये आपका जो है तट है, ये क्या है, तट है, ठीक, तटवर्ती इलाका है। ये पश्चिमी घाट, ये क्या है, पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट को अगर देखें तो अपेक्षाकृत क्या है, थोड़ा ऊंचा है, और ये है हमारा कौन, ये हमारा पूर्वी घाट है, ठीक। ये क्या है, ये थोड़ा सा कोण अगर देखा जाए तो इसका कम है, ठीक है ना। ये क्या है, ये यहाँ जो है, अगर आप देखोगे इधर की नदियाँ जो पश्चिम की ओर आ रही हैं, मतलब अरब सागर में नदियाँ गिर रही हैं, यहाँ जो ढाल है वो आप कहोगे फास्ट स्लोप कैसा है, फास्ट है। और यहाँ कैसा है, यहाँ स्लो क्या है, स्लो स्लोप जो है, ढाल जो है कम है। अब नदियों की प्रकृति क्या होती है, नदियों की प्रकृति होती है आधार तल को प्राप्त करना, बेस को प्राप्त करना। आधार तल क्या है, इनका समुद्र है। जब ये समुद्र के नजदीक आती हैं नदियाँ, तो क्योंकि ढाल रह नहीं जाती है, इस वजह से इधर इधर क्या करने लगती हैं, ब्रांचिंग बनाने लगती है, ब्रांचिंग क्रिएट करने लगती हैं। आप पानी गिराते हो, जब पानी तब तक बहेगा जब तक ढाल है, और जब ढाल नहीं मिली, समतल हो गया, ठीक, तो वो इधर थोड़ा ऐसे आप देखे होंगे ऐसे होने लगता है। तो ये जो है दैट क्रिएट क्या, ये डेल्टा का निर्माण कर देते हैं, यही डेल्टा होगी। यहाँ क्या है, यहाँ एक्चुअलीज फॉर्म हो रही है, ज्वालामुख हो रहे हैं, यहाँ फास्ट स्लोप है। कारण अब समझिए कि जब नदियाँ तेजी से प्रवाहित होती हैं इस ओर, इधर तो भाई सामान्य ढाल हो गया, ठीक, स्लो हो गया, लेकिन यहाँ क्या फास्ट स्लोप है। जब फास्ट स्लोप है तो किनारे पे ये नदियाँ जो हैं, ठीक है ना, तटों को काट देती हैं, तटों को क्या कर देती हैं, काट देती हैं। जब काट देती हैं तो वो गहरे हो जाते हैं। भाई तेजी से आए, आप पानी मिट्टी में ऐसे पाइप से ऐसे करो तो गहराई नहीं होती है, लगातार होते वो क्या हो जाएगा, एक जगह गड्ढा बन जाएगा। तो बार बार नदियाँ क्या कर रही हैं, फास्ट स्लोप से आ रही हैं और वो काट दे रही हैं। जब काट रही हैं तो छिछले तट न होकर के कैसे तट हो गए, गहरे तट हो गए। और जो गहरे तट हो गए, जहाजों के लिए अनुकूलता ले आ देते हैं। भाई जहाज कभी भी रुकता है तो गहरे तट पर रुकता है, छिछले पे कहाँ चल पाएगा बताइए। इस वजह से प्राकृतिक बंदरगाह कहाँ पाए जा रहे हैं,
वहाँ। और इसी वजह से पश्चिमी तटों पे, इन तटों को हम लोग कहते हैं रिया तट। क्या कहते हैं? रिया तट कहते हैं। आप एक और सुने होंगे तट, कौन? फियोर्ड तट, ठीक है ना, फियोर्ड तट। फियोर्ड तट जो होते हैं, रिया तट और फियोर्ड तट में एक ही अंतर है, दोनों काटते छाटते हैं, दोनों क्या कर देते हैं? काटते छाटते हैं। लेकिन ये नदियों द्वारा छाटे गए होते हैं, काटे छाटे गए होते हैं, और यहाँ क्या? ये हिमनदों द्वारा छाटे गए होते हैं। इसी वजह से आप नॉर्वे पे देखोगे कि नॉर्वे के किनारे ऐसे 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 कटे छटे तट हैं। चिली पे भी देखोगे, चिली में भी आओगे तो नीचे क्या है? कटे छटे तट है कि नहीं है? तो इन दोनों तटों को हम लोग क्या कह रहे हैं? फियोर्ड तट कह रहे हैं, क्योंकि ये हिमनदों द्वारा, ठीक है ना। अब आप कहोगे कि सर वहाँ हिमनद कहाँ आ गए? तो भाई चिल्ली में 3 दशाएं पाई जा रही हैं। अगर ऊपर आप आओगे चिल्ली के, चिल्ली ऊपर वाला हिस्सा जो है रेगिस्तानी है, तो वहाँ अटाकामा मरुस्थल पाया जा रहा है, पाया जा रहा है कि नहीं? ठीक। विश्व का सबसे शुष्कतम क्षेत्र अरीका वहीं है, ठीक है ना। उसके बाद नीचे वाला जो मध्य चिल्ली है, बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आता है कि मध्य चिल्ली एक्चुअल में क्या है? तो मध्य चिल्ली में मेडिटेरियन सी क्लाइमेट है, ठीक है ना, मेडिटेरियन सी क्लाइमेट है, भूमध्य सागरीय जलवायु है, और नीचे जो है शीतोष्ण कटिबंध है, ठंडा है। तो हिमनद वहाँ डेवलप हो जा रहा है, और हिमनद डेवलप है तो जाहिर सी बात है तटों को उन्होंने क्या कर रखा है? काट रखा है, और फियोर्ड तट बना देते हैं। तो कटे छटे तट, यहाँ रिया तट, लेकिन नदियों के द्वारा। ये फॉर्म किसके द्वारा हो रहे हैं? ये नदियों के द्वारा फॉर्म हो रहे हैं। और ये जो है फियोर्ड तट किसके द्वारा फॉर्म हो रहे हैं? हिमनदों के द्वारा फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है ना। इनके यही 2 उदाहरण हैं, आपके चिल्ली हो गया, एक नॉर्वे हो गया, ठीक है ना। तो ओवरऑल यही कंसेप्ट होता है। इसी वजह से पूछा जाता है ये सब एग्जाम में कि भाई बताओ क्यों पश्चिमी तट जो है हमारे प्राकृतिक बंदरगाह बनाते हैं, ठीक है ना, पश्चिमी तट। तो प्राकृतिक बंदरगाह क्यों बनाते हैं? इसी कारण से बनाते हैं, ठीक है ना। क्लियर? आगे आ जाते हैं। ठीक, ये रहा ओवरऑल। अब आते हैं प्रोजेक्ट वाटरवर्थ हो गया इंडिया फेज में। कौन 2 सेंटर्स हैं? एक विशाखापट्टनम, एक मुंबई, ठीक है ना। क्लियर? अब यहाँ आ जाइए, दिया है विश्व की सबसे लंबी सब सी केबल, ठीक है ना, सब सी केबल जो अमेरिका, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका को क्या करेगी? जोड़ेगी, ठीक है ना। मतलब यहाँ 4 देशों की कनेक्टिविटी है, एक अमेरिका को, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका, ठीक है ना। क्लियर? और क्षमता उमता ये सब है, ठीक। फिर उसके बाद समय सीमा वर्ष 2030 तक की क्रियाशील होने की संभावना है, ऐसा कहा गया। 1 पेटाबिट प्रति सेकेंड है, ठीक है ना। क्लियर? और उसके बाद डब्ल्यू आकार का मार्ग, लाल सागर को बाईपास, ठीक है ना। ये सब पढ़ लीजिएगा, हालांकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भारत की संबंध, जैसे चेन्नई और मुंबई को सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया से जोड़ना, और इंडिया यूरोप में चेन्नई और मुंबई को इतने इतने से जोड़ना। मेरे कहने का मतलब है कि वाटरवर्थ क्या है ये आपसे पूछा जाएगा, और प्लस आपके 2 सेंटर्स, ठीक है ना, जहां केबल कनेक्टिविटी की जा रही है, बस वो याद रखिए, ठीक है ना। और लक्ष्य कब तक? 2030 तक स्टार्ट करने की बात कही गई है। इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इसमें पूछा जाने वाला नहीं है, ठीक है ना। क्लियर? उसके बाद आ जाइए जेट मोड़ सुरंग, ये सोनमर्ग सुरंग है, ठीक है ना, सोनमर्ग सुरंग है, ये ध्यान में रखिएगा। जैसे कहा गया है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 13 जनवरी 2025 को जेट मोड़ सुरंग का उद्घाटन किया गया। कहाँ किया गया है? स्थान गगनगीर को कश्मीर के गंदेरबल जिले से सोनमर्ग शहर से जोड़ना, ठीक है ना। ये एक्चुअल में किस पे है? NH1 पर स्थित 2 लेन वाली सुरंग है। NH1 यानी नेशनल हाईवे 1। ये किसको? श्रीनगर से लेह तक, ठीक है ना। श्रीनगर से लेह तक आपका कौन है? NH1, ठीक है ना। उसी पे ये पड़ेगा, ये ध्यान में रखिएगा, और ये स्थान याद रख लीजिएगा। गगनगीर को कश्मीर के गंदेरबल जिले से सोनमर्ग शहर तक जोड़ना। सोनमर्ग आपने सुना होगा कि सोनमर्ग नाम क्यों पड़ा है?
सोनमर्ग नाम क्यों पड़ा है? मर्ग घास के मैदानों के कारण, ठीक है ना, मर्ग घास पाई जाती है। और सेम इसी तरह की उत्तराखंड में कौन सी घासें पाई जाती हैं? हैं? दून घास है, दून द्वार घास है, बुग्याल और पयार, बुग्याल और पयार, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। और बन्नी घासें कहाँ पाई जाती हैं? बन्नी घास पाई जाती है गुजरात में, ठीक है ना। बन्नी घास गुजरात, बुग्याल पयार उत्तराखंड, और आपका मर्ग घासें कहाँ पाई जा रही हैं? कश्मीर में पाई जा रही हैं, ठीक है ना। ये सब याद रहे, ठीक। आगे आते हैं, फिर उसके बाद है ये लागतों का नहीं पूछा जाता है बहुत ज्यादा। राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड NHIDCL द्वारा विकसित किया जा रहा है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ लीजिएगा। तो ओवरऑल ये जो जेड मोड़ सुरंग है, सोनमर्ग आपको याद आएगा और गंदेरबल, ठीक है ना, क्लियर। और किस हाईवे पे है? NH1 पे है, ठीक है ना। और किसने बनाया है? इसने बनाया है, कौन? राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा बनाया गया है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, सुरंग का यह नाम उस स्थान पर स्थित जेड आकार के सड़क खंड के कारण पड़ा है, वो नाम से ही क्लियर हो रहा है, ठीक है ना, क्लियर, कि ऐसे ही हमारा जेड होगा, ठीक। अब आते हैं महाकुंभ 2025, बड़ा आकर्षण रहा था, ठीक है ना, महाकुंभ का, ठीक। जानते ही हैं कि महाकुंभ जो है उत्पत्ति कुंभ शब्द की किससे हुई है? कुंभक से हुई है, ठीक। और कुंभ मेले का परिचय जान लीजिए। सबको पता है कि महाकुंभ जो है 12 वर्ष पर और अर्ध कुंभ जो है 6 वर्ष पर। और ध्यान में रखिएगा कि कुंभ 4 जगह वो होता है और चारों जगह 4 नदियां हैं, वो याद होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे हरिद्वार गंगा के किनारे, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे। क्षिप्रा किसकी सहायक है? क्षिप्रा किसकी सहायक है? चंबल की सर। चंबल की है, गुड, ठीक है ना। क्षिप्रा चंबल की सहायक है, ठीक है ना। नासिक गोदावरी नदी के किनारे, ठीक है ना, नासिक गोदावरी नदी के किनारे, वहीं त्रयंबकेश्वर है, ठीक, वहीं से निकलती है। और प्रयागराज गंगा यमुना और पौराणिक सरस्वती के संगम पर, ये पूछा जाता है मैचिंग। उसके बाद आ जाइए पूर्ण कुंभ, आप जान रहे हैं, अर्ध कुंभ आपका हरिद्वार और प्रयागराज में प्रत्येक 6 वर्ष में आयोजित किया जाता है, ठीक है ना, क्लियर। अच्छा, ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि अर्ध कुंभ इन्हीं 2 जगह पे है, ठीक है ना, चारों जगह पे नहीं है। अर्ध कुंभ केवल प्रयागराज और हरिद्वार में है, ठीक है ना, क्लियर। प्रत्येक 6 वर्ष में आयोजित। और महाकुंभ 144 वर्ष में एक बार प्रयागराज में आयोजित होता है, ये महाकुंभ है, ठीक। माघ कुंभ प्रत्येक वर्ष माघ जनवरी फरवरी जो माघ मेला लग रहा है, अभी देखे होंगे 18 तारीख को था, ठीक है ना। अच्छा, ये ध्यान में जरूर रखिएगा, अगर आप देने जा रहे हैं एग्जाम और आसपास एग्जाम पढ़ रहा है और आसपास मेले हैं या समथिंग है, आप सोच लीजिए कि मुझे याद आ रहा है कि ये पेपर 2014 या 13 का था, मैं सॉल्व कर रहा था उसको, तो उसमें भी पूछ दिया था इस तरीके से कि भैया ये बताओ कि शाही स्नान किस दिन हुआ था, डेट पूछ दिया था। अब बताइए, ठीक है ना। तो कम से कम जो 5 स्नान होते हैं, शाही स्नान, माघ मेला, बसंत पंचमी, खिचड़ी, मकर संक्रांति जो भी है, तो ओवरऑल वो डेट्स तो एक बार थोड़ा बहुत अगर आसपास होंगे, मतलब विद इन 5 मंथ आया है, तो वो कम से कम देख लीजिएगा, ठीक है ना। कब उत्तर प्रदेश में ये पूछ ले आप, और जान रहे हैं इस गवर्नमेंट, ये तो उस गवर्नमेंट में पूछा था जो बहुत ज़्यादा इस तरह की मतलब गतिविधियों में नहीं थी, लेकिन अब जैसे गवर्नमेंट इस तरह के जो भी मतलब धर्म संबंधी चीज़ें हो रही हैं, ज़्यादा जागरूकता है, तो ऐसे गवर्नमेंट में भी पूछा जा सकता है निश्चित रूप से। बताइए कितने लोग, अब बताइए लोगों की संख्या कौन याद रखता है भाई, समझ रहे हैं। ये माना जा सकता है कि जैसे आप लोगों को द्वीप जलाया जाता है अयोध्या में, देखे होंगे, द्वीप का रिकॉर्ड बनता है, तो भाई वो याद किया जा सकता है, चलो इतने द्वीप वो हाईलाइटेड किया जाता है, लेकिन लोगों ने किया, बताइए कहाँ तक, ठीक है ना।
तो बहुत बहुत चीजें आजकल पूछ ले रहे हैं, ठीक है ना। दे आर फ्री फॉर आस्किंग एनीथिंग, समझ रहे हैं, ये वाली चीज आ गई है। ठीक, आगे आइए। प्रशासन और प्रबंधन, ये आप लोग जान ही रहे हैं, महत्व जान ही रहे हैं। ठीक, अब यहाँ क्या है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये हालांकि जीके में आप लोग को याद ही होना चाहिए कि कुंभ मेले को 2017 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। ठीक है ना, क्लियर। चलिए, अब है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, पक्का है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। सबसे बड़ी चीज ये है कि हल्दी बोर्ड इससे पहले तक नहीं थी, अभी जो है ठीक निजामाबाद तेलंगाना में इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर बनाया गया। ठीक है ना, क्लियर। हल्दी, ठीक। और हल्दी बताइए कि हल्दी का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं, हल्दी का कौन सा भाग खाते हैं, हैं? हल्दी का कौन सा भाग खाते हैं, तना। तना में कौन सा भाग खाते हैं, तना। कौन सा प्रकार का तना, कौन सा प्रकार का तना हैं? क्या बात कर रहे हैं, जमीन के ऊपर रहता है ना। अब इसे जल्दी से लिखिए, अब आपको डिटेल में मैं लिखवा ही दे रहा हूँ। ठीक, इसको याद रखिए, ये सब एग्जाम में आता है, पीसीएस तक में सारे में आता है। लिखिए क्या, पहले लिखिए अंडर ग्राउंड स्टेम्स। ठीक है ना, क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम्स। अंडरग्राउंड स्टेम्स में पहले लिखिएगा क्या, हिंदी में लिखिए कंद। कंद को क्या कहते हैं, ट्यूबर। ट्यूबर को क्या कहते हैं, आलू। आलू यानी पोटैटो। ठीक है ना, ये कंद है, ट्यूबर इसको कहते हैं, ये तना है, अंडरग्राउंड। दूसरा ये, दूसरा कौन, बल्ब। बल्ब को हिंदी में क्या कहते हैं, शल्क। ठीक है ना, शल्क में कौन आता है, गार्लिक। गार्लिक यानी लहसुन। ठीक है ना, और अनियन, ठीक है ना, अनियन आपका प्याज। ये सब क्या है, तना, ये बल्ब में आता है। अब आप यहाँ खुद सोचो कि जैसे आपने देखा होगा इस तरीके का है, ये बल्ब है, ठीक, बल्ब हो गया, इसको इंग्लिश में बल्ब कह रहे हैं। लेकिन शल्क माने क्या होता है, छिलका। शल्क माने क्या होता है, छिलका। ये क्या है, ये प्याज हो गई। ठीक है ना, तो ओवरऑल शल्क, हिंदी में शल्क, इंग्लिश में बल्ब। ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखिएगा। इसके उदाहरण कौन, गार्लिक और अनियन। ठीक, तीसरा आता है आपका राइजोम। ठीक है ना, राइजोम। राइजोम में अगर आएंगे, राइजोम को हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रकंद। क्या कहते हैं, प्रकंद। ठीक है ना, और इनके अलावा एक और होता है जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में घनकंद। क्या कहते हैं, घनकंद। ठीक है ना, राइजोम। और उसके बाद इंग्लिश में इसको कहते हैं कॉर्न। क्या कहते हैं, कॉर्न। देखिए कंद तीन है, एक कंद हो गया, एक प्रकंद हो गया, एक घनकंद हो गया। ठीक है ना, तो घनकंद यानी कॉर्न। इसमें आएगा अरबी। अरबी खाते हैं, अरबी बंडा। ठीक है ना, क्लियर। तो अरबी जो भी आप लोग कहते हैं, ये कोलोकेशिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोलोकेशिया। ठीक, अब यहाँ आप देखो वो कैसी आकृति होती है, ऐसी आकृति होती है, इसी तरह की तो अरबी होती है। ठीक, इस तरह की। अब उसी में ब्रांचिंग हो गया, मान लो ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, इस तरीके से, ऐसे, इस तरीके से, तो ये क्या बन गया, अदरक हो गया, ये राइजोम हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ इसको हम लोग क्या लिखेंगे, अदरक। अदरक यानी जिंजर। ठीक है ना, जिंजर। और इसके अलावा जिंजर और हल्दी यानी टर्मरिक। ठीक, टर्मरिक किस तरह का हो गया, राइजोम। ठीक है ना, क्लियर, ये याद रखिएगा। ठीक है ना, इसी तरह जड़ में भी लोग फंसाते हैं, ये सब आते हैं, मैच करने को आते हैं, ध्यान में रखिएगा साइंस टेक में। इनके अलावा ये जैसे अगर आप आएंगे, आपने देखा होगा एक है ऐसे, एक है ऐसे, और एक है ऐसे। दिखा, इसमें से गाजर, मूली और गाजर कौन है, ये वाला कि ये वाला, ये वाला है। अच्छा, तो इसको लिखेंगे गाजर। गाजर यानी कैरट।
कैरेट ना, ठीक। ये कौन है? मूली भाई, मूली यानी रेडिश, ठीक। और इसको क्या कहेंगे? चुकंदर, चुकंदर यानी सुगर बीट, ठीक है ना, क्लियर। अब यहाँ क्या है, आपको ये आकार कैसा दिख रहा है? कोनिकल, कोन वाली आइसक्रीम खाए हैं ना, कोनिकल यानी क्या? शंकु आकार, शंकु आकार, आकार कैसा? शंकु। ये कैसा? स्पिंडल शेप है, स्पिंडल। स्पिंडल को इंग्लिश में कहते हैं फ्यूजीफॉर्म। फ्यूजीफॉर्म का मतलब तरकु। कैसा रूप है? तरकुल देखे हैं ना, तरकु रूप। गिल्ली डंडा खेले हैं, उसको देखे होंगे भाई, एक दोनों ओर, ठीक है ना, नहीं तो मारेंगे कैसे फिर उसको, ठीक है ना, क्लियर। तो इस तरह का है वो, कैसा होता है? तरकु यानी स्पिंडल शेप का होता है। तो स्पिंडल शेप की कौन? मूली। और उसके बाद क्या? चुकंदर। इसको कहते हैं कुंभ, कुंभ यानी घड़ा। और कुंभ को इंग्लिश में कहेंगे या नैपी फॉर्म। कैसा? नैपी फॉर्म, ठीक है ना। और ये सारे के सारे क्या हैं? ये आपके रूट्स हैं, ठीक है ना, रूट्स हैं आपके। अब रूट्स में आप खुद सोच लो कि ये किस तरह के रूट हैं? टैप रूट। कैसे हैं? ये टैप रूट्स हैं, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। और टैप रूट एक ही जगह घने होते हैं, वही है अंडरग्राउंड, ठीक है ना, कि आपका गाजर, मूली और चुकंदर, ठीक। ये पूछा जाता है, मैच करिए, ठीक है ना। हम पेपर एक बार दिए, मुझे याद आ रहा है 2017 की बात है, उसमें आपका ACF का पेपर उठा के देखिएगा, हूबहू यही आया, ठीक है ना, क्लियर। तो ये सब प्रश्न आते हैं, इस तरह के प्रश्न आते हैं जो आपके एग्जाम्स में बार बार रिपीटिशंस में आते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज जाने रहिए, है जो भी है। हाँ, टैटू के ऊपर क्या लिखा है? फ्यूजीफॉर्म, FUSIFORM, फ्यूजीफॉर्म, ठीक है ना, फ्यूजीफॉर्म। और कुंभ को लिखेगा नैपी, NAPI, नैपी फॉर्म, ठीक है ना, नैपी फॉर्म, ठीक। इसको कहते हैं कोनिकल, फ्यूजीफॉर्म, नैपी फॉर्म, कोनिकल, फ्यूजीफॉर्म, नैपी फॉर्म। शंकु, शंकुआकार, तरकुआकार और कुंभाकार, ठीक। उसे पढ़ लीजिएगा। अब इसे वो कर रहे हैं, ठीक। आगे आइए, नेक्स्ट हमारा जो है नेक्स्ट जो है वो वाला खत्म ही हो गया है, ठीक। अब नया शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा क्या है? ये है प्रमुख ऑपरेशंस, ठीक है ना, क्लियर। यहाँ प्रमुख ऑपरेशंस की बात की गई है, ठीक है ना, आपके एग्जाम में, ठीक। ये प्रमुख ऑपरेशंस है। पहला क्या है? ऑपरेशन सागर बंधु, ठीक है ना। ऑपरेशन क्या है? सागर बंधु। सागर बंधु ये आपका अभी दिसंबर में शुरू किया गया था, ठीक है ना। एक तूफान आया था, आजकल तूफानों के नाम दिए जा रहे हैं, ठीक है ना, ऐसा चलन चल गया है, ठीक। तो दितवा तूफान आया था, चक्रवात, साइक्लोन, और ये साइक्लोन जो है श्रीलंका को प्रभावित किया था। तो श्रीलंका के लिए भारत ने राहत सामग्री और तमाम चीजें, ठीक है ना, चलाई थी, जिसका नाम क्या रखा गया था? ऑपरेशन सागर बंधु, ठीक है ना, ऑपरेशन सागर बंधु। ये दिसंबर माह में चलाया गया, अभी हाल ही में चलाया गया, तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद है निर्यात प्रोत्साहन मिशन। क्या है? निर्यात प्रोत्साहन मिशन। ये ठीक आया नहीं है, मैं इस पन्ने को फिर से फोटो खींच के आपको भेज दूंगा, ठीक है ना, क्लियर। तो निर्यात प्रोत्साहन मिशन, ये भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना, यानी कॉम्पिटिटिवनेस, एक्सपोर्ट, उसमें क्या करना? बढ़ावा देना, ठीक है ना, टू एनहेंस द एक्सपोर्ट, ठीक है ना, टू क्रिएट कॉम्पिटिटिवनेस इन एक्सपोर्ट, ठीक है ना। ये चीज हमारा क्या है? निर्यात प्रोत्साहन मिशन। उसके बाद हम लोग आ जाए राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन। ये चला था, एक मिशन था, ये किसके लिए? अभी नवंबर में चलाया गया था। मानव, पशु और पर्यावरणीय स्वास्थ्य को एकीकृत करके, तीनों को जोड़कर, इंटीग्रेट करके, ठीक है ना, इंटीग्रेटेड फॉर्म में, एकीकृत फॉर्म में,
रोग नियंत्रण महामारी की समाप्ति की तैयारी को बढ़ाना, ठीक है ना, क्लियर। इसके अलावा आपका एक ऑपरेशन है, ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय आपका 2025 में चलाया गया, ठीक है ना, कब, अक्टूबर में, ठीक है ना, ये 25 के ही हैं सारे, अक्टूबर में चलाया गया ऑपरेशन अजय। ये किसके लिए, इजराइल और फिलिस्तीन में बढ़ते संघर्ष के कारण फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला, विदेशों में नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। फिलिस्तीन और इजराइल जो संघर्ष चल रहा था, कंफ्लिक्ट चल रहा था, उसमें जो लोग फंसे थे भारतीय, उनको क्या करना, उनको सुरक्षा पूर्वक बाहर निकाल दिया। तो ऑपरेशन अजय, ठीक है ना, ऑपरेशन अजय हो गया। वन हेल्थ किससे, यहाँ मानव, पशु और पर्यावरण स्वास्थ्य, मानव के, पशु के और पर्यावरण स्वास्थ्य को एकीकृत करके, इंटीग्रेटेड फॉर्म में, ठीक है ना, क्या करना, रोग नियंत्रण और महामारी को क्या करना, समाप्त करना, ठीक। ये क्या हो गया, वन हेल्थ मिशन। वन हेल्थ नहीं है आजकल, वन ही चल रहा है, सबके हेल्थ को कंबाइन कर दिए। वन नेशन वन इलेक्शन, सारे स्टेट्स को कंबाइन कर दिए, तो मतलब इंटीग्रेशन चल रहा है, हर चीज में इंटीग्रेशन, ठीक है ना, क्लियर। आज कौन सा दिवस है, यूपी स्थापना दिवस, ठीक है ना। तो एक जिला एक व्यंजन, ठीक है ना, एक जिला एक व्यंजन, इसको प्रोत्साहन दिया जा रहा है इस बार, ठीक है ना, क्लियर। इस बार मुख्य अतिथि कौन है, इस बार मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, ठीक है ना। मॉर्निंग में ही रिपोर्ट आ गई थी कि वो आ चुके हैं, ठीक है ना। अन्य भी चीजें, योगी जी गए थे, स्वागत हुआ, अन्य चीज। तो इस बार प्रोत्साहन किस विषय पर है, प्रोत्साहन है एक जिला एक व्यंजन, याद रखिएगा, ठीक है ना, एक जिला एक व्यंजन, ठीक है ना। मतलब हर चीज अब क्या कर रहे हैं, मतलब सबको अपनी एक स्थानीय पहचान दिलवाना, ठीक है ना, क्लियर। मतलब क्या, वोकल फॉर लोकल, ठीक है ना, वोकल फॉर लोकल और स्वदेश को, स्वदेशी को बढ़ाना, ठीक है ना, क्या करना, स्वदेशी को बढ़ाना, ठीक। तो ओवरऑल ये है। तो ऑपरेशन अजय, इजराइल और फिलिस्तीन, याद रखिएगा, इजराइल फिलिस्तीन याद रखिए, अजय गए हैं, ऐसे बैठा दीजिए कुछ दिमाग में, ठीक है ना। ऐसे ही हम भी याद करते हैं, आप भी याद करो, ठीक। आगे आओ, तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0, ठीक है ना, ये भी अक्टूबर में चलाया गया। तंबाकू मुक्त युवा अभियान, युवाओं के बीच तंबाकू के उपयोग को रोकने के उद्देश्य से शुरू किया गया एक अभियान, ठीक है ना, क्लियर। हालांकि ये तक याद हम लोग कर सकते हैं, हम लोग भी मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं है, सारे बच्चे मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत उस जगह पानी फिर जाता है जब इन्हीं अभियानों को कहते हैं कि क्रम से लगाओ, कौन पहले शुरू किया गया, कौन बाद में। ऐसे भी पिछले 2 वर्षों से बेतुके सवाल आ रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर। आयोग को थोड़ी अपनी मंशा इस तरह की बदलनी चाहिए। बताइए, उसमें पूछा गया कि कौन पहले एक्सपायर हुआ, कौन, ठीक है ना। तो मतलब इस तरह के प्रश्न बड़े बेतुके टाइप के हो जाते हैं। चलिए खैर, तो तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0, युवाओं के बीच तंबाकू के उपयोग को रोकने के उद्देश्य से शुरू किया गया एक अभियान, ठीक है ना, क्लियर। फिर उसके बाद है यहाँ आपकी पूंजी आपका अधिकार, ठीक है ना, एक अभियान शुरू किया गया। ये किससे रिलेटेड है, फाइनेंशियल इंक्लूजन से, वित्तीय समावेशन से। मेन पॉइंट से याद कीजिए बस कि किससे, वित्तीय समावेशन से। आपकी पूंजी आपका अधिकार, ठीक है ना, आपकी पूंजी आपका अधिकार, मेरा अधिकार थोड़ी ना होगा, ठीक। तो कौन सा, वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है ना, क्लियर। फिर उसके बाद आइए, यहां क्या है, दलहनों में आत्मनिर्भरता का मिशन, ठीक है ना। भारत में दलहन यानी पल्स उत्पादन को बढ़ाकर आत्मनिर्भरता हासिल करना, ठीक है ना, ये अक्टूबर में चलाया गया था, ठीक है ना। और आप जान रहे हैं मोटे अनाज का वर्ष कौन सा था, 2021 था कि 23 था, 23 था मोटे अनाज का वर्ष, ठीक है ना, 23 था, ठीक। अब आ गए हैं आप लोग 26 में। पिछला कौन सा था,
ग्लेशियर्स के संरक्षण का वर्ष, ठीक है ना, ग्लेशियर संरक्षण का वर्ष, ये ध्यान में रखिएगा, ग्लेशियर संरक्षण का वर्ष, ठीक है ना, क्लियर। हाँ, तो ये चीज है। और इस बार कुछ बेटियों से रिलेटेड करके वर्ष है 2026, मैं वो भी आपको दे दूंगा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अब उस समय पढ़ा गया था पीसीएस के समय, ठीक है ना, अब ध्यान से उतरा हुआ है वो आपको दे दूंगा, ठीक है ना। इस तरह के पिछले वर्ष मतलब आप समझिए कि 3 वर्ष घोषित हुए थे पिछले वर्ष उसको भी घोषित किया गया था, क्वांटम फिजिक्स को, वो क्वांटम कंप्यूटिंग को, शायद क्वांटम उसको समझ रहे हैं, तो वो भी था। और इनके अलावा एक और घोषित हुआ था, 3 घोषित हुए थे पिछली बार, समझ रहे हैं। आगे आइए, आगे दिया है ऑपरेशन गुडइयर, ठीक है ना, गुडइयर, इसमें क्या है, गुडइयर है मेनली, ठीक। इसमें क्या है कि जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले में आतंकवादियों को क्या करना, निष्क्रिय करना, ठीक है ना, क्लियर। तो ये ऑपरेशन गुड्डर है, ठीक, ये ध्यान में रखिएगा, ऑपरेशन गुड्डर, ठीक। तो ऑपरेशन गुड्डर किससे है, कुलगाम जिले में, जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले में आतंकवादियों को क्या करना, निष्क्रिय कर देना, ठीक है ना, क्लियर। इसके अलावा दिया हुआ है, इसमें दिया है पावर्ड डेमोग्राफी मिशन, ठीक है ना, पावर्ड डेमोग्राफी मिशन ये आपका दिया हुआ है। इसमें क्या है, अवैध घुसपैठ के मुद्दे और देश की जनसांख्यिकी पर इसके प्रभाव को निपटने के लिए, ठीक है ना, क्लियर। यहां दिया हुआ है क्या, अवैध घुसपैठ। अवैध घुसपैठ आप लोग जान रहे हैं कि जैसे मतलब बांग्लादेश हो गया, ठीक है ना, और बाहरी देशों से जो अवैध घुसपैठ हो रहा है, ठीक, और जनसांख्यिकी पर उसका प्रभाव हो रहा है, ठीक है ना। तो इस वजह से जो है मेरे ख्याल से यहाँ ह्यूमन पावर्ड होना चाहिए डेमोग्राफी, कुछ इस तरीके का, ठीक है ना। तो पावर्ड डेमोग्राफी मिशन जो है ये कब शुरू हुआ, ये आपका अगस्त में, ठीक है ना। मतलब ध्यान में रखिएगा कि ये पावर्ड डेमोग्राफी मिशन जो है ये किससे रिलेटेड है, अवैध घुसपैठ से और उसके प्रभाव से, ठीक, क्लियर। फिर उसके बाद राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन ये शुरू किया गया नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए और सतत कृषि प्रथाओं को, मतलब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रोसेसेस को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद आते हैं राष्ट्रीय गहरा पानी अन्वेषण मिशन, ठीक है ना। राष्ट्रीय गहरा पानी अन्वेषण मिशन ये शुरू किया गया है समुद्री संसाधनों यानी गहराई वाले समुद्री क्षेत्रों का पता लगाने के लिए और उनका आर्थिक उपयोग करने के लिए। तो यही क्या है, गहरा पानी, ठीक है ना, राष्ट्रीय गहरा पानी अन्वेषण। और इसी से रिलेटेड तो आपका वो भी है, कौन, मत्स्य 6000, ठीक है ना, क्लियर। तो वो भी डीप सी मिशन के ही थ्रू था, ठीक है ना, डीप सी मिशन। और यहाँ क्या है, गहरा पानी अन्वेषण मिशन। उसके बाद है ऑपरेशन मेघ राहत, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ऑपरेशन मेघ राहत क्या था, ये था आपका उत्तर पूर्वी भारत में आई भीषण बाढ़ के बचाव का कार्य करना और आवश्यक आपूर्ति पहुंचाना, आपदा प्रबंधन और नागरिक सैन्य समन्वय स्थापित करना, ठीक है ना, क्लियर। इनके अलावा ऑपरेशन फेयर ट्रेल, फेयर ट्रेल जो है ये संबंधित है चीनी पटाखों की गैर कानूनी तस्करी से, ठीक है ना। जो चीनी पटाखे हैं, ठीक, उनके गैर कानूनी तस्करी से ये रोकना है, वो है फेयर ट्रेल, ठीक है ना, क्लियर। ऑपरेशन सिंधु, ऑपरेशन सिंधु क्या है, ये ईरान और इजराइल के संघर्ष क्षेत्रों में भारतीय नागरिकों को क्या करना, निकालना। अब यहां देखिए किससे है, ईरान और इजराइल है ऑपरेशन सिंधु, और अजय था इजराइल और फिलिस्तीन। सिंधु है ईरान और इजराइल, ठीक है ना, सिंधु, और अजय के किस में था, इजराइल और फिलिस्तीन, ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन करुणा किसके लिए है, जैसे प्राकृतिक आपदा जैसे चक्रवात से प्रभावित पड़ोसी देशों को मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री प्रदान करना, पड़ोसी पहले नीति को बढ़ावा देना,
ठीक है ना। इस नीति को बढ़ावा देने के लिए, मतलब अगर मान लीजिए आपके पड़ोस में, पड़ोसी देश में कुछ आपदा मतलब डिजास्टर आया है, ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या कि पड़ोसी पहले, आप नहीं पहले, कौन, पड़ोसी पहले, इस नीति को क्या करना, बढ़ावा देना। कैसे, करुणा, ठीक है ना, कंपैशन, ठीक, क्लियर, कंपैशन जान गया ना कि भाई क्या था, हम लोग पढ़े थे पहले सिंपैथी, फिर इम्पैथी और फिर कंपैशन, ठीक है ना, ये चीजें, ठीक है ना, सिंपैथी, इम्पैथी, कंपैशन। तो वही कंपैशन बड़ी चीज है, मतलब आप दूसरों के लिए क्या रहें, तत्पर रहें, उनकी स्थिति सुधारने के लिए, ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, ऑपरेशन महादेव, ठीक है ना। महादेव जी कहाँ है, ये है भारतीय सुरक्षा बल, भारतीय सेना की चिनार कॉर्प्स और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा शुरू किया गया एक संयुक्त आतंकवादी विरोधी ऑपरेशन। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जो जो संगठन इसमें हैं उनके नाम जरूर याद रखें। पहला कौन, पहला भारतीय सुरक्षा बल, दूसरा कौन, भारतीय सेना की चिनार कॉर्प्स, ठीक है ना, क्लियर, तीसरा सीआरपीएफ और चौथा जम्मू कश्मीर पुलिस, ठीक है ना, क्लियर। इन चारों लोगों का संयुक्त आतंकवादी विरोधी ऑपरेशन था, ऑपरेशन महादेव, ठीक है ना, क्लियर। ये मई में चलाया गया था और मई में ही उसी के आसपास क्या चलाया जा रहा था, सिंदूर भी चलाया जा रहा था, ठीक है ना, क्लियर। ऑपरेशन अभ्यास, ऑपरेशन अभ्यास है राष्ट्रीय स्तर पर नागरिकों और सुरक्षा एजेंसियों की आपातकालीन तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमता बढ़ाना, ठीक है ना, क्लियर। तो यहाँ भी उसी से रिलेटेड है, आपातकालीन तैयारी यानी इमरजेंसी कंडीशंस में, ठीक, कैसे हम लोग अभ्यास करें, ठीक। आगे आइए, ऑपरेशन नारी शक्ति, ऑपरेशन नारी शक्ति चलाया गया क्या, विदेशों में संकटग्रस्त महिला श्रमिकों का बचाव करना और उनका पुनर्वास करना, ये मानवाधिकार, महिला सुरक्षा के प्रति गंभीरता प्रदर्शन करना है, ठीक है ना। और ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में भूकंप से रिलेटेड है, वही उनके प्रभावित जो लोग प्रभावित हुए उनमें मानवीय सहायता, ठीक है ना। तो आ जाइए, तीन चीज तो इंपॉर्टेंट बड़ी है, एक है अजय, अजय कौन, इजराइल और फिलिस्तीन। ऑपरेशन सिंधु, ऑपरेशन सिंधु कहाँ हो गया, ईरान और इजराइल। ऑपरेशन ब्रह्मा, ब्रह्मा जी गए थे म्यांमार, ठीक है ना, क्लियर। और महादेव, चार सेनाएं हैं, ठीक है ना, उनका आतंकवाद के विरोध में लड़ना कश्मीर में, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर पुलिस हो गई, सीआरपीएफ हो गया, ठीक, भारतीय सुरक्षा बल और चिनार कॉर्प्स, ठीक है ना, क्लियर। ये चारों मिला करके है, ठीक। और बाकी करुणा आप जान ही रहे हैं कि पड़ोसी पहल, ठीक है ना, क्लियर, उनको देना, गहरा पानी अन्वेषण जान ही रहे हैं, ऑपरेशन मेघ राहत। तो एक बार इनको देख लीजिए, ऑपरेशन गुडेयर ये आतंकवाद को खत्म करने से है। पावर्ड डेमोग्राफी, डेमोग्राफी का मतलब यहाँ घुसपैठ से रिलेट करना है, ठीक है ना। और वन हेल्थ वन मिशन यानी इन तीनों को एकीकृत करना है, ठीक है ना, रोकथाम रोगों से लड़ना, ठीक। ऑपरेशन सागर बंधु, आप जान रहे हैं सागर बंधु किससे रिलेटेड है, श्रीलंका में जो दितवाह तूफान आया है उस दितवाह तूफान से बचाव कार्य के लिए, ठीक है ना, क्लियर। और निर्यात प्रोत्साहन मिशन इससे है। तो ये आपके क्या रहे, ऑपरेशन रहे। इनके अलावा ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है ना, ये तो मिशंस थे और ऑपरेशन मिला के थे, ये बड़े इंपॉर्टेंट वाले हैं। इसमें आइए, पहला क्या है, ऑपरेशन सिंदूर, ये कब हुआ, मई 2025 में। डेट याद कर लीजिए, ठीक है ना, डेट का मतलब क्या, मंथ, ठीक है ना। अब डेट नहीं पूछेगा, पूछेगा क्या, मंथ, ठीक है ना, क्लियर। तो मंथ आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक, कि मंथ कौन। और हमारे पुतिन जी कब आए थे, पुतिन जी कब आए थे, अक्टूबर में आए थे कि दिसंबर में आए थे, अरे यही पिछले मंथ तो आए हैं, ठीक है ना, है कि नहीं है। हाँ देखो, उसको पता था, मुस्कुरा रही है, ठीक, हाँ ठीक। अक्सर वही लोग मुस्कुराते हैं जिसको आंसर पता रहता है या नहीं पता रहता है, ठीक है ना, या तो एकदम नहीं पता रहता है,
ठीक, चलिए, तो ऑपरेशन सिंदूर मई 2025 में हुआ था। ये याद रखिए कि बड़ा इसका चर्चा रहा है, इस वजह से यही अगर सबसे सिंपल प्रश्न बने तो यही बनेगा, क्या कि भाई किस माह में हुआ था, यही आप बता दो, ठीक है ना, क्लियर। और अपने आप में ये टफ हो जाएगा, ठीक। तो मई में, और जवाबी सैन्य अभियान, इसमें पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 कथित आतंकवादी शिविरों पर सटीक हमले की तैयारी, ठीक है ना। आगे आइए, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, ये भी मई में किया गया, ठीक है ना। ये क्या था, ये नक्सली विरोधी, मतलब नक्सल्स के विरोध में था, ठीक है ना। आंतरिक सुरक्षा ऑपरेशन है, जैसे आप लोग आंतरिक अशांति पढ़ते हैं, ठीक है ना, आंतरिक सुरक्षा, ठीक है ना। तो आंतरिक सुरक्षा भी है, एक बाह्य सुरक्षा है, ठीक। तो आंतरिक सुरक्षा में ही ऑपरेशन आपका कौन सा आएगा, ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है ना। इसमें लक्ष्य क्या था, नक्सली माओवादी गतिविधियों को क्या करना, खत्म करना, खासकर कहाँ, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में, ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद ज्ञान भारतम मिशन, ये मिशन जून 2025 में शुरू किया गया, ठीक है ना। ये सांस्कृतिक ज्ञान संरक्षण मिशन है, जो भी संस्कृति हमारे ज्ञान में है, अन्य चीजों का संरक्षण करना, विधियों का संरक्षण करना, वेदों का संरक्षण करना, ठीक है ना। तो ये सब सांस्कृतिक ज्ञान संरक्षण मिशन है, ज्ञान भारतम। इसमें क्या है कि भारत की प्राचीन पांडुलिपि जो भी है हमारी, ठीक, इनके अलावा दस्तावेजीकरण, उनका संरक्षण और डिजिटलाइजेशन, उनका डिजिटलाइजेशन भी करना। मतलब अगर वेद है तो उसको आप डिजिटल फॉर्म में ले आइए, पांडुलिपियां हैं, ठीक, तो उन पांडुलिपियों को किस में ले आइए, डिजिटल फॉर्म में ले आइए। अभी हमने देखा कि किसने, ओल्गा ने और शिवा बाला ने, हैं, शिव बाला, ठीक है ना, कुछ ऐसे ही नाम था, हैं, वही तो कह रहे हैं, शिवा बाला, जो भी है, व्हाटएवर, हमें नहीं मालूम, देख लीजिएगा एक बार। तो किसने, रूसी, अभी गीता का रूसी अनुवाद किया और वही पुतिन को दी गई, ठीक है ना, क्लियर। तो ओवरऑल ये चीजें पता होनी चाहिए कि क्या हो रहा है, ठीक। ऑपरेशन जल राहत 2, ठीक है ना, ये जुलाई में आपदा राहत ऑपरेशन चलाया गया, मानसून की बाढ़ और भूस्खलन, इस सबसे निपटने के लिए, ठीक है ना, क्लियर। तो ओवरऑल ये चीज, ये ऑपरेशंस रहे, ऑपरेशंस के बारे में, ठीक है ना। अब यहाँ एक चीज जानिए कि ऑपरेशन तो आपका खत्म हो गया, ठीक। कुछ ऑपरेशंस और हैं, जैसे इन्हें पढ़िए, ये ऑपरेशंस आपने जान लिया, इनके अलावा कुछ ऑपरेशंस और हैं, जैसे यहां आइए, इस पे आइए। अब क्वेश्चन बताइए, 2025 भूकंप प्रभावित म्यांमार के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए राहत अभियान का नाम क्या था, ऑपरेशन ब्रह्मा, ठीक है ना, क्लियर। इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिए, इसमें दिया हुआ है क्या कि ऑपरेशन ब्रह्मा, भारत ने भूकंप प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया, ठीक है ना। भूकंप प्रभावित म्यांमार के लिए राहत सामग्री लेकर के भारतीय वायुसेना के 2, इनके नाम याद रखिएगा, C-130J, ठीक है ना, C-130J विमानों ने, ठीक, 29 मार्च 2025 को हिंडन वायुसेना स्टेशन उत्तर प्रदेश से कहां क्या भरी थी, उड़ान भरी थी। इंपॉर्टेंट इस वजह से भी हो जाता है कि उड़ान जो भरना हुआ था वो कहां से हुआ था, आपके उत्तर प्रदेश से हिंडन, हिंडन कहां है, गाजियाबाद, ठीक है ना, क्लियर। तो ओवरऑल क्या कि हिंडन एयरबेस से उत्तर प्रदेश में, हिंडन नदी है, जान रहे होंगे, किसकी सहायक है, यमुना की सहायक है, ठीक है ना। हिंडन जो नदी है उसी के नाम पे हिंडन वायु एयरबेस, मतलब एयरबेस बनाया गया है, ठीक है ना। और किसकी सहायक है ये, यमुना की। ये ध्यान में रखिएगा कि यमुना में भी सबसे ज्यादा पोल्यूटेड नदी है कौन, हिंडन, मतलब नाले के फॉर्म में एकदम रह रही है अब, ठीक है ना, क्लियर। बिल्कुल एकदम कचरा, और वो सबसे ज्यादा पोल्यूटेड अगर कहा जाए तो हिंडन प्रेजेंट टाइम में चल रही है,
ठीक है ना, क्लियर। आगे आ जाइए। तो मतलब आपको याद करना है वायुसेना कौन, वो जो जिससे विमान था वो कौन सा, C-130J, ठीक है ना, C-130J से, और कहां से, इंडियन एयरवेज, कहां, म्यांमार में, ठीक है ना, राहत सामग्री लेकर के। ठीक, आगे आइए। अगला दिया हुआ है 7 मई 2025 को पाकिस्तान और POJK में आतंकवादी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किए गए अभियान का नाम क्या दिया गया, ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है ना, क्लियर। अब ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जान लीजिए। इसमें कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, ठीक है ना, ये थी, ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी साझा करते हुए बताया कि जम्मू कश्मीर में पहलगाम हमले, मतलब ओवरऑल इन दोनों लोगों के नाम याद रखिएगा, एक व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी, ठीक है ना, सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह, इन दोनों लोगों के नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन सिंदूर में। ठीक, उसके बाद भारत किस देश के राहत भेजने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया है, श्रीलंका। दितवा तूफान आया है, कौन सा तूफान, दितवा। उस दितवा तूफान में राहत सामग्री के लिए ऑपरेशन सागर बंधु चलाया गया। अब ऑपरेशन सागर बंधु के बारे में यहां जान लीजिए कि ऑपरेशन सागर बंधु क्या है। भारत ने साइक्लोन से प्रभावित श्रीलंका को राहत सामग्री सौंपी। भारत सरकार ने अपने नेवल असिस्टेंट विक्रांत, INS विक्रांत और INS उदयगिरी के जरिए, ये दो चीज इंपॉर्टेंट हो गया। उसमें क्या था, C-130J और इंडियन एयरवेज, और इसमें क्या, INS विक्रांत और INS उदयगिरी के जरिए भेजा गया, ठीक है ना, सागर बंधु में। तो ये याद रखिएगा, INS विक्रांत और INS उदयगिरी के जरिए, ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट है। और दितवा नाम का मतलब क्या होता है, लैगून, ठीक है ना। इसे यमन ने साइक्लोन के नामकरण के तरीके के हिस्से के तौर पे सुझाया था। पूछा जाता है, आजकल हमने बताया कि तूफानों के नामों का ट्रेंड चल गया है, साइक्लोन्स का नाम कई कई देश रखते हैं, और ये नाम किसने रखा था, ये नाम यमन ने रखा था। यमन आप जान रहे हैं कहाँ है, यमन कहाँ है, लाल सागर के पास, याद आ रहा है, कौन, बाब-अल मंडेब, ठीक है ना, बाब-अल मंडेब, याद आ रहा है ना, हाँ। तो बाब-अल मंडेब जल संधि वही जो यमन से इधर, ठीक, जिबूती, ठीक। तो ओवरऑल क्या कि उस जगह आपका यमन है, ठीक, क्लियर। तो ओवरऑल यमन ने नाम रखा था, और इसका नाम क्या है, लगून। लगून्स आप लोग जान रहे हैं, लगून्स क्या होते हैं, झील होती है, लगून झील होती है। लगून झील जो होती है समुद्र तटों के किनारे होती है, ठीक है ना, समुद्र तटों के किनारे होती हैं, और इनको केरल में कयाल कहते हैं। केरल में क्या कहते हैं, कयाल्स, ठीक है ना। कयाल का मतलब होता है बैक वाटर, यानी पश्च जल। पूछा जाता है कि कयाल का मतलब क्या होता है, बैक वाटर। बैक वाटर यानी पश्च जल, यानी पश्च जल पीछे की ओर, ठीक, तो बना देती है। अन्य जगहों पे लगून कहते हैं, अन्य जगहों पे क्या कहते हैं, लगून कहते हैं। और यही यमन में हम लोग क्या कह रहे हैं, दितवाह कह रहे हैं। अगर नाम सुझाया गया है तो वहां की स्थानीय भाषा में लगून को क्या कह रहे होंगे, दितवाह कह रहे होंगे, और तूफान का नाम इन्होंने क्या कर दिया, दितवाह कर दिया, ठीक है ना, क्लियर। तो ये ध्यान में रखिएगा, श्रीलंका में आया हुआ तूफान था, नामकरण किसने किया, यमन ने। मतलब क्या होता है, लगून, ठीक है ना। लगून को केरल में क्या कहते हैं, कयाल, बैक वाटर या पश्च जल, ठीक है ना, क्लियर। और जो राहत सामग्री लेकर के गए थे वो कौन कौन थे, INS विक्रांत और INS उदयगिरी, ठीक है ना। और उस ऑपरेशन ब्रह्मा में कौन लेके गया था, C-130J, ठीक है ना। और किस एयरबेस से ले गया था, बस इतना याद है, बहुत रिवाइज कर लेना है बस। आगे आइए, भारतीय तट रक्षक बल द्वारा संचालित, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, तट रक्षक बल, ठीक है ना, इंडियन कोस्ट, हाँ, इसमें ऑपरेशन ओलिविया चलाया गया, ठीक है ना। का उद्देश्य क्या है,
ओलिविया का मतलब ये यहाँ किससे रिलेट कर जाता है? ओलिव रिडले से। ओलिव रिडले कछुओं की प्रजाति है, ठीक है ना। ओलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन ओलिविया पूछा जाएगा। ऑपरेशन ओलिविया किसके द्वारा चलाया गया? ठीक है ना, आईसीजी के द्वारा, इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है ना, क्लियर। तो उसके द्वारा चलाया गया। किस लिए चलाया गया? ओलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा के लिए। अब आइए पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है? हर साल नवंबर से मई तक लुप्त प्राय ओलिव रिडले कछुओं की रक्षा के लिए चलाया जाता है, ठीक है ना। बाकी कुछ पढ़ने को है नहीं, ठीक। बस ये याद रखिएगा, ओलिव रिडले किसके द्वारा, ओलिविया चलाया गया, किसके द्वारा चलाया गया? आईसीजी के द्वारा, ठीक है ना, भारतीय तटरक्षक बल, ठीक। अब आइए 13 मई 2025 को शोपियां, ठीक है ना, में भारतीय सेना द्वारा चलाया गया आतंकवादी विरोधी अभियान का नाम क्या था? ऑपरेशन केलर, ठीक है ना। किलर ना समझ लीजिएगा, ये केलर ही है, ठीक है ना। हाँ, किलर नहीं है, कई लोग समझ लेंगे किलर, किलर के आई नहीं है, के ई है। देखिए हर जगह प्रयोग हुआ है, यहां भी ऑपरेशन के ई, यहां आप देखोगे, ठीक है ना। ये मेनली क्या था? लश्कर-ए तैयबा। लश्कर-ए तैयबा आप लोग जान रहे हैं कि एक आतंकवादी संगठन है, पाकिस्तान समर्थित, ठीक है ना, क्लियर, के आतंकवादियों को खत्म करने के लिए इन्होंने चलाया और कश्मीर में आतंकवाद को बड़ा झटका दिया, ऑपरेशन किलर, ठीक। इसमें क्या है कि ये मई में चलाया गया था। राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट की विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर शोपियां में, ये जगह याद रखिएगा, शोपियां कहां है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना, के शोकत के केलर में, ठीक है ना, शोकल केलर में ये जगह है, ठीक है ना, शोकल केलर। तो केलर, ऑपरेशन केलर इसी वजह से आया है, जगह की वजह से आया है, ठीक है ना, क्लियर। में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में पता चला, ठीक है ना, और फिर धूम धड़ाम हुआ और फिर आतंकवादी क्या हो गया हैं? ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा यहाँ पर हमला किया गया था ना? नहीं, ये अलग ऑपरेशन है। जैसे होता क्या है कि मान लीजिए कोई गुप्त सूचना मिली कि यहाँ आतंकवादी गुट है, तो कोई ऑपरेशन चलाया गया जिसके जरिए लश्कर-ए तैयबा के आतंकवादी जहाँ थे उस जगह क्या कर दिया गया? मार दिया गया। तो ये एक ऑपरेशन के थ्रू हुआ। जगह थी कौन? शोकल केलर, ठीक है ना। तो इसी वजह के नाम पे, उसके जगह के नाम पे ऑपरेशन केलर हो गया, ठीक है ना, ये चीज है, ठीक। तो ओवरऑल ये बस याद रखिएगा कि ये जगह कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना, क्लियर। और आतंकवादी कौन से थे? लश्कर-ए तैयबा के। इससे ज्यादा इसमें कुछ दिख नहीं रहा है याद करने को, बाकी सब दुनियादारी है, ठीक। आगे आइए, 6 अगस्त 2025, नहीं 6 अगस्त कह रहे हैं, अगस्त 2025, क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक। राजस्थान सीमा पर किस सुरक्षा बल ने ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया? किसने? बीएसएफ ने, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने, ठीक है ना। तो हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुरू किया था। क्या किया था? इसे जान लेते हैं। जैसे सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने राजस्थान सीमा पर ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया, ठीक है ना, क्लियर। इसमें क्या है कि ये इतने से इतने तक चला और स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा को मजबूत करना, घुसपैठ को रोकना, यही सब। और उस समय निदेशक कौन थे? दलजीत सिंह चौधरी थे। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जान लीजिए कि क्योंकि पूछने को कुछ भी पूछ देते हैं कि ऑपरेशन अलर्ट किसके द्वारा चलाया गया? बीएसएफ के द्वारा। कहाँ चलाया गया? राजस्थान बॉर्डर पे, ठीक है ना, क्लियर। भाई बॉर्डर तो हमारे कई सारे हैं, लेकिन किस बॉर्डर पे चलाया गया? किस राज्य के बॉर्डर पे चलाया गया? तो और यूनिट कौन सी थी चलाने वाली? बीएसएफ थी, ठीक। ये जानना है बस। अब आ जाइए ऑपरेशन महादेव, हम लोगों ने पढ़ा था, हर हर महादेव। देखिए कौन कौन? एक भारतीय सेना, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और वो आपका हाँ चुनार कॉर्प्स, ये सब लोग थे, ठीक। इसमें पहलगाम हमले में शामिल 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों को क्या किया? मार दिया गया, ठीक है ना, क्लियर। ये ध्यान में रखिएगा कि कौन? पहलगाम हमले में जो 3 आतंकवादी शामिल थे, यहाँ गुट को नहीं मारा गया है, जो उसमें थे शामिल, ठीक है ना, क्लियर। तो उनको मारा गया था किसके थ्रू? ऑपरेशन
महादेव के थ्रू। अब आगे आइए ऑपरेशन शिवा, ये जुलाई में चलाया गया अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित और सुचारू रूप करने के लिए। तो ओवरऑल संबंधित है किससे? अमरनाथ यात्रा से। बस इतना याद कर लिए भाई, ऑपरेशन शिवा अमरनाथ यात्रा, भाई उसको सुरक्षित ले जाना, हर चीज सबको यही होगा। आगे आइए ऑपरेशन फायर ट्रेल, अभी हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है ना। ये क्या था? चीनी पटाखे, फायर ट्रेल जहां भी आए चीनी पटाखे के अवैध व्यापार को क्या करना? रोकना, यही तो था। ठीक, गैर कानूनी तस्करी को रोकना, तस्करी यानी क्या? व्यापार ही हुआ। ठीक, तो अवैध व्यापार को रोकना। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, ये नक्सल माओवादी छत्तीसगढ़ तेलंगाना, याद आ रहा है? ठीक है ना, उन्हीं के छत्तीसगढ़ तेलंगाना की सीमा पे करेंगुट्टा पहाड़ी पर, ये याद रख सकते हैं भाई, इंपॉर्टेंट है। चर्चा में क्योंकि आया होगा करेंगुट्टा पहाड़ी, मान लीजिए पूछ दे करेंगुट्टा पहाड़ी कहाँ है, तो कहाँ है? आपका छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर, बॉर्डर पर। ठीक है ना, क्लियर। सबसे बड़ा नक्सल विरोधी ऑपरेशन अभी तक का था ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है ना, क्लियर। अच्छा, ये केंद्रीय गृह मंत्री में केंद्र सरकार द्वारा एक वो भी निकाला है कि ऐसा है कि हम एक लक्ष्य बनाया था कि हम नक्सलवाद को खत्म कर देंगे। कब तक? 2025 तक। ठीक है ना, कब तक है? 26 है, कंफर्म है? देख लीजिएगा एक बार, हो सके हम ही तो मतलब ओवरऑल ये है कि इस समय खत्म करने का, नक्सलवाद को पूर्णतया समाप्त करने की बात कही जा रही है प्रेजेंट टाइम में। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए ये ऑपरेशन किया गया होगा, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है ना, क्लियर। अब है ऑपरेशन मुस्कान सी। ठीक है ना, अब मुस्कान सी क्या है? इसके तहत तेलंगाना पुलिस ने 7600 बच्चों को शोषण से बचाया था। ठीक है ना, तो मुस्कान सी, ठीक, ये याद रखिएगा। आगे आइए ऑपरेशन फाल्कन। ऑपरेशन फाल्कन क्या है? असम में गैंडों के अवैध शिकार और अवैध वन्य जीव व्यापार को रोकना। ठीक है ना, तो मतलब रिलेटेड किससे है? गैंडों के अवैध शिकार से, ऑपरेशन फाल्कन, याद रखिएगा। फिर उसके बाद ऑपरेशन काल नेमी। ऑपरेशन काल नेमी क्या है? ये उत्तराखंड सरकार द्वारा संतों और धार्मिक शख्सियतों का वेश धारण कर ठगने या धोखा देने वालों के खिलाफ, मतलब भगवा धारण कर लें और कुछ गलत काम कर रहे हैं, ठीक है ना, ठग रहे हैं लोगों को। ठीक है ना, क्लियर। तो ओवरऑल ये कहाँ चलाया गया? किस गवर्नमेंट द्वारा काल नेमी चलाया गया? ये उत्तराखंड गवर्नमेंट द्वारा चलाया गया और ठगों से बचने के लिए। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा हाँ, कि धार्मिक संत और शख्सियतों का वेश धारण कर ले रहे हैं, मतलब भगवा धारण ही कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? गलत कार्य कर रहे हैं। तो ओवरऑल ये क्या हो गया? कालनेमी। अब देख लीजिए, आ भी गया। उत्तराखंड द्वारा फर्जी संतों के खिलाफ शुरू किए गए अभियान का नाम क्या था? ऑपरेशन कालनेमी। ठीक है ना, ये है पुष्कर सिंह धामी ने शुरू किया है। ठीक, हाँ, चलिए इनकी तो फोटो भी दे दिया है। ठीक, समझ रहे हैं? हाँ, इसमें नाम जो कहाँ से आया है, और अब हिंदू पौराणिक कथाओं के राक्षस कालनेमी से प्रेरित है, जिसने लोगों को गुमराह करने के लिए साधु का रूप क्या किया था? धारण किया। अब कभी नहीं आपको भूलने वाला है। ऑपरेशन कालनेमी कहाँ? उत्तराखंड। ठीक है ना, क्लियर। तो ये चीजें रही, ये ऑपरेशन से रिलेटेड रहा। अब कुछ ऑपरेशंस और हैं जिनके बारे में आप लोगों को जानना है, इंपॉर्टेंट है। अब जानिए ये ऑपरेशन कि ऑपरेशन हेची 4 क्या है? ऑपरेशन हेची 4। ठीक, ये सीबीआई ने इंटरपोल ऑपरेशन, इंटरपोल का ऑपरेशन था, ठीक है ना, हेची 4, उसमें भाग लिया था। उसमें क्या किया था? भाग लिया था। किसने? सीबीआई ने। ठीक है ना। अब देखिए, द इंटरनेशनल ऑपरेशंस डिवीजन ऑफ सीबीआई अरेस्ट 8 ऑफेंडर्स एंड आइडेंटिफाइज 45 सस्पेक्ट्स इंडल्जिंग इन ट्रांसनेशनल साइबर इनेबल्ड फाइनेंशियल क्राइम्स एंड सब्जेक्टिंग द माइनर गर्ल्स टू सेक्सुअल ऑफेंस ऑनलाइन। ठीक है ना। तो ओवरऑल क्या है कि सीबीआई के अंतर्राष्ट्रीय परिचालन परिभाग ने 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया और 45 संदिग्धों की क्या की? पहचान की। था क्या ये
कि अंतर्राष्ट्रीय साइबर सक्षम वित्तीय अपराध में लिप्त थे और नाबालिग लड़कियों को ऑनलाइन यौन अपराधों के लिए मजबूर कर रहे थे। ये मैटर ओवरऑल किसका है? डिजिटल अरेस्ट का है, ठीक है ना? किसका है? डिजिटल अरेस्ट। आजकल मैटर क्या चल रहा है? डिजिटल अरेस्ट बहुत प्रचलित मुद्दा है। प्रधानमंत्री ने भी अपने मंच से इसके बारे में बोला था, ठीक है ना? और आने वाले एग्जामों में एआई, डिजिटल अरेस्ट, ये सब बड़े अच्छे मुद्दे हैं और पूछे जाने वाले मुद्दे हैं, ठीक है ना? डिजिटल अरेस्ट, डिजिटल अरेस्ट में क्या है कि साइबर के थ्रू, ठीक है ना, इंटरनेट के थ्रू हम ये जो भी संदिग्ध रहते हैं वो क्या करते हैं? दूसरों को फंसाते हैं, ठीक है ना? उनसे पैसे की मांग करते हैं, ठीक है ना? और पैसे की मांग के एवज में कई चीजें गलत, ठीक? तो ओवरऑल दैट पर्टिकुलर इज क्या? डिजिटल अरेस्ट, ठीक है ना? ये चीजें होती हैं। तो ओवरऑल ऑपरेशन हेची चला था, तो आपको आ सकता है किसके लिए? भाई ऑनलाइन अपराध या साइबर क्राइम, इस सबसे रिलेटेड, ठीक? और किसकी सहायता से चला था? सीबीआई और इंटरपोल, ठीक? ये याद रखिएगा। उसके बाद है रूस के खिलाफ यूक्रेन का ऑपरेशन साइबर वेब, स्पाइडर वेब, ठीक है ना? स्पाइडर वेब। तो यूक्रेन का ऑपरेशन चला कौन? स्पाइडर वेब, ठीक? यूक्रेन ने चलाया। किसके खिलाफ चलाया? रूस के खिलाफ। इतनी हिम्मत, ठीक? आगे देखिए, ठीक? यहाँ क्या है? क्योंकि यहाँ क्या है? यूक्रेनी खुफिया सेवाएं 1 जून 2025 को विस्फोटकों के लदे ड्रोनों द्वारा रूसी हवाई ठिकानों पर रणनीतिक बम वर्षक विमानों पर हमला करने में सक्षम थी। तो ओवरऑल आपको बहुत ज्यादा ये नहीं याद रखना, बस यही याद रखना किसने किसके खिलाफ चलाया। ये है व्लादिमीर जेलेंस्की, वो ये पुतिन साहब हैं, ये जेलेंस्की साहब हैं, ठीक है ना? क्लियर? हाँ। अब आइए, जून 2025 में इजराइल ने किया ईरान पर हमला, ठीक है ना? इजराइल ने किस पे किया? ईरान पे, ठीक है ना? इजराइल ईरान, ऑपरेशन सिंधु था, बचावकारी वाला, याद आ रहा है? जो भारत ने चलाया, इजराइल और ईरान। लेकिन यहां क्या है? इजराइल ने किया ईरान पर हमला ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत, ठीक है ना? इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन चलाया किसके? ईरान पर, ठीक है ना? क्लियर? हमला बोला। अब आ जाइए, क्या है? इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान के नतांज पर हमला किया, जिसे ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स कार्यक्रम का केंद्र कहा जाता है। किसको? नतांज, ठीक है ना? मतलब वो बैलिस्टिक मिसाइल्स का सेंटर है, ठीक है ना? 2 दिन पहले ईरान ने घोषणा की कि रूस ईरान में 8 नए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण करेगा, ठीक है ना? क्लियर? तो ओवरऑल आप ये याद रखना बस कि किसने चलाया ऑपरेशन राइजिंग लायन, किसने चलाया? इजराइल। किसके खिलाफ? ईरान के खिलाफ। भारत ने इन दोनों में कौन सा चलाया? ऑपरेशन सिंधु, ठीक है ना? बस इतना याद रखना है। आगे आइए, ईरान ने इजराइल के राइजिंग लायन के जवाब में कौन चलाया? अब इन्होंने, इजराइल ने तो चलाया राइजिंग लायन, तो ईरान भी काहे चुप बैठे? उसने कौन सा चलाया? ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3, ठीक है ना? ट्रू प्रॉमिस 3 शुरू किया। अब देखिए ट्रू प्रॉमिस 3 क्या है, ठीक है ना? यही इनके द्वारा चलाया गया। बाकी आप लोग जान ही रहे हैं, बहुत ज्यादा इसमें और नहीं पढ़ना है। आगे आ जाइए। लॉन्च हुआ अमेरिका का ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक, ठीक है ना? हॉक हम लोग कहते हैं किसको? बाज, जो बड़े वाले बाज होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? हॉक, ठीक है ना? ईगल जिसको कहा जाता है, ठीक है ना? हॉक, HAWK, हॉक कहा जाता है, ठीक? तो यहाँ यही चलाया गया। अब यहाँ देखिए क्या है, इसमें लगभग 1 सप्ताह पहले सीरिया के ISIS हमले में 2 अमेरिकी सैनिकों समेत 3 की क्या हो गई? मौत हो गई। अब इसमें इस अमेरिका ने क्या, किसके विरुद्ध चलाया था? ISIS, ठीक है ना? किसके विरुद्ध चलाया? ISIS, ये याद रखिएगा बस, इससे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? क्लियर? और
इसमें जो है लिखा हुआ है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे जिम्मेदार खूनी आतंकवादियों पर बहुत गंभीर जवाबी कार्रवाई यानी वेरी सीरियस रिलेशंस बताया, ठीक है ना, रिटेलर। ठीक, अब यहाँ ओवरऑल क्या है कि आपको ये सब नहीं देखना है, मेनली क्या देखना है कि किसने किसके विरुद्ध ऑपरेशन चलाया। अब फिर से आ जाइए, ऑपरेशन राइजिंग लायन किसने चलाया? इजराइल ने ईरान के विरुद्ध। ईरान ने जवाब में क्या किया? ट्रू प्रॉमिस 3, ठीक है ना। और अमेरिका ने ISIS पे कौन सा चलाया? हॉक आई स्ट्राइक। हैं? हॉक आई स्ट्राइक। हाँ, ठीक है ना, ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक, ठीक है ना, हॉक आई स्ट्राइक। तो ओवरऑल ये है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। आपका ऑपरेशन खत्म हो गया, उसमें भी खत्म हो गया, इसमें भी खत्म हो गया, ठीक है ना, क्लियर। आज ऑपरेशन के नाम रहा पूरा, आप लोग ऑपरेशन एक जगह लिख लीजिएगा तो याद रहेगा ना, कम से कम साल भर का ऑपरेशन एक जगह है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। ठीक, चलिए फिर विल सी। ठीक।